नमस्कार विद्यार्थी, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में अपन ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ा था। उस समय या उस समय के सीन में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, टेक्नोलॉजी आती गई, उनके परमाणु मॉडल में कुछ ना कुछ कमियां पाई गई। उन कमियों को दूर करने के लिए बोर ने अपना एक परमाणु मॉडल दिया, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे बोर का परमाणुिक मॉडल। तो रदरफोर्ड के मॉडल पे कुछ आपत्तियां आई, उनको दूर करने के लिए बोर का पूरा नाम याद रखिएगा, नील्स बोर। नील्स बोर ने परमाणु संरचना के बारे में कुछ अवधारणाएं या कुछ प्रिंसिपल्स या कुछ थ्योरियां दी हैं। सबसे पहला, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। ये अपन को पता है कि सेंट्रल में क्या था, नाभिक, और उसमें कुछ राउंड सर्किल बने हुए थे जिनको अपन कोश या कक्षा कह सकते हैं। जिस तरह से अपने सौरमंडल में कुछ ग्रह चक्कर लगाते हैं, सेंटर में कौन है? सूर्य या सूरज। बाकी जो चक्कर लगा रहे हैं वो ग्रह हैं, तो अपन सेंट्रल में जो सूर्य है उसको नाभिक मानते हैं, और बाकी जो चक्कर लगा रहे हैं उनको अपन इलेक्ट्रॉन मानते हुए आगे अध्ययन करते हैं। तो निश्चित कक्षाओं में ही कौन लगा रहे हैं चक्कर? इलेक्ट्रॉन, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहा गया। उनकी विविध कक्षा मतलब कुछ अलग अलग कक्षाएं हैं, अभी अपन पढ़ेंगे इनके बारे में। सेकंड पॉइंट, जब इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। पिछली वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि उनकी ऊर्जा का विकिरण होगा, फिर उनकी एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो जाएगी और वो नाभिक में गिर जाएंगे, जो कि विरोधाभास प्रकट कर रहा था। यहाँ क्या है? ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। अब इन कक्षाओं में या कोशों को ऊर्जा का स्तर भी कहते हैं। अगर अपन एक डायग्राम से बात करें तो सबसे बीच में नाभिक, जिसपे कि प्लस का आवेश है, इससे जस्ट बाहर क्या होगा? के कक्षा वाला ऊर्जा, ये नाभिक। इसके जस्ट बाहर की बात करें, जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी कोश बढ़ते जाएंगे। के के बाद में नाम आया एल का। अपन एल कक्षा भी कह सकते हैं और एल कोश भी कह सकते हैं। एल के बाहर नाभिक से दूर होते हुए इस तरह से गौन अगर अपन करें तो के एल एम एन, यदि अपन इनको गणित की संख्याओं के द्वारा करें तो के प्रथम नंबर पे था नाभिक से दूरी के हिसाब से, उसका क्रमांक 1 हुआ। देन एल 2 क्रमांक पे, एम 3 क्रमांक पे, और एन 4 क्रमांक पे दिखाई देता है। इसी हिसाब से इसके क्रमांक के अनुसार नंबर दिए गए। कुछ समय बाद में 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की गई। कभी कभी प्रश्न पत्र में छोटा लघुतरात्मक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि न्यूट्रॉन की खोज की गई, उसमें रदरफोर्ड, नील्स बोर और 2-3 वैज्ञानिकों के नाम आ सकते हैं, तो आप याद रखिएगा जे चैडविक। किसकी खोज की? न्यूट्रॉन की। कौन से सन में? 1932 में। ये एक अपरमाणु कण है जिसकी खोज इन्होंने की, और ये क्या है? अनावेशित। न इस पे धन आवेश है और न इस पे ऋण आवेश, मतलब इस पे कोई भी आवेश नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा? निरावेशित कह सकते हैं या अनावेशित, दोनों का मीनिंग एक ही है। प्रोटॉन में द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर इसका वेट बराबर है, प्रोटॉन के बराबर ही है। निरावेशित, आवेश नहीं है, प्रोटॉन पे प्लस का आवेश है, लेकिन द्रव्यमान के रूप में यदि अपन देखें तो दोनों का भार समान है। तो द्रव्यमान में दोनों समान है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अतः इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पे होता है प्लस का आवेश या धनावेश, न्यूट्रॉन पे है न्यूट्रल। तो क्या होगा? इसका आवेश निरावेशित हो गया, और ये सभी परमाणुओं के नाभिक में ही स्टोर रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगा रहे हैं, किस तरह से? यहां स्टार्टिंग कहां से होगी? नाभिक के पास से, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे हैं या चक्कर लगा रहे हैं। नाभिक में कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसी से उसका नाम न्यूट्रॉन के हिसाब से इसको दर्शाने का तरीका अपन देखेंगे तो स्मॉल एन से दर्शाया जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ें तो विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण किस तरह से रहता है। जैसे अपने के कोश बना, एल कोश बना, एम और एन, इस तरह से गोन आगे भी हो जाएगा। पर जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी रहेगी, किस कोश में कितना रहेगा, उसका एक सूत्र है। बोर तथा बरी ने कुछ नियम दिए,
किस गणना के लिए? इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए। तो सबसे पहले अपन सूत्र पे पहुंचते हैं। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या का निर्धारण यदि करना है तो एक सूत्र काम में लिया जाएगा, 2n²। अब यहाँ n क्या है? उस कक्षा की संख्या है। जहां अपन ने k के लिए उस कक्षा की संख्या, n का मान कितना हो गया? k के लिए 1, l के लिए 2, m के लिए 3 और n के लिए 4। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकते हैं। प्रथम कक्षा में कितना हुआ? k में 2 × n² के हिसाब से यदि अपन देखें, 2 गुणा 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 होता है। तो k कक्ष में या कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 2। l की बात करें, 2 अपनी जगह, 2 का वर्ग 4, 2 चौक 8। l कक्ष में या कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रह सकती है? 8। तीसरा कक्ष m, 3 का वर्ग 9, 2 9 18। इस तरह से आगे भी। तो यहाँ यह अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या है यदि अपन नाभिक को सेंटर में माने। और पहला k, दूसरा l और तीसरा m। कोश मानते हुए यदि बात करें तो पहले k में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, चक्कर लगाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। दूसरा कक्ष जो कि l है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं मैक्सिमम? उसकी धारिता 8। इस तरह से आगे 18, इस तरह से आगे और भी आएंगे। तो सबसे पहले अपन सूत्र को ध्यान रखें कि 2n² से दर्शाया जाएगा। n कक्ष की संख्या है या कोश की संख्या है, प्रथम में, द्वितीय, तृतीय, इस तरह से आगे। नेक्स्ट, सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। ठीक। और किसी भी परमाणु में दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भरे जाएंगे जब तक कि उसके पूर्व वाले कोश में पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाते। इसको समझिए कैसे? अगर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, तभी के में यदि 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, तभी अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? एल वाले कोश। एल वाले में 8 पूरे हो जाएंगे कंप्लीट, उसकी धारिता पूरी हो जाएगी। उसके बाद ही फिर कहाँ जाएंगे? एम में। इस तरह से पहले वाले कोश के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने पर ही अगले वाले घेरे में या कोश में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। क्रम यही रहेगा। अब बात करते हैं संयोजकता। पिछले वीडियो में हमने जब पार्ट नंबर 3 पढ़ा था, उसमें संयुक्ता एक वर्ड आया था, यह शब्द आया। यहाँ संयुक्ता का मायने क्या रहेगा? किसी परमाणु की सबसे भारी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसका मीनिंग इससे निकालें कि सबसे भारी कक्षा, सपोज अपन बात करते हैं सोडियम की, परमाणु क्रमांक कितना? 11। तो जो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या कहलाएगा? 2,8,1। मतलब सबसे नाभिक के बाद में पहले वाला सर्किल या कोश के में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, एम कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। क्रमांक देखिएगा, 2 + 8 10, 10 और 1 11, यहाँ भी 11। तो सोडियम के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 11 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसके बाहरी कोश कौन सा है? सबसे भारी कोश एम। तो एम में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 1। तो इसके जो संयुक्त इलेक्ट्रॉन है 1, उस सोडियम की संयुक्ता भी कितनी कहलाएगी? 1 कहलाई। इसका मीनिंग इससे लिया जाए। बोरी और बरी के अनुसार किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 रह सकते हैं। जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है, वे रासायनिक अभिक्रिया में या क्रिया में भाग नहीं लेते। इसको ऐसे उदाहरण से समझते हैं अपन। सोडियम, अगर अपन 10 तक के एलिमेंट या तत्वों का क्रमांक याद करें तो हाइड्रोजन पहले नंबर पे आता है, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन। नियोन क्रमांक कितना आया? 10। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया 2,8, के में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। ओके। एल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8। अब चूंकि एल में 8 ही रह सकते हैं और 8 ही है,
यहाँ कोई अन्य इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8 लिखा गया। बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और यहाँ भी कितने हैं, 8। तो ना तो इसे किसी की आवश्यकता है अपना विन्यास पूरा करने के लिए, इसलिए इसको कह सकते हैं अक्रिय तत्व। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे अपन भोजन करते हैं तो किसी की डाइट होती है 4 रोटी, किसी की होती है 5। यदि उसने अपनी डाइट के अनुसार भोजन कर लिया, किसी की डाइट 4 रोटी और 4 फुलके खा लिए, तो अब उसको यदि 5वां फुलका रखेंगे तो वो मना करेगा कि नहीं, मुझे अब आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से अपन ये नियॉन को ही मान सकते हैं कि नियॉन क्या है, क्रमांक 10 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा हो गया, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 फुलफिल पूरी हो गई, अतः वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या क्रिया में भाग नहीं लेगा, इसलिए ऐसे तत्वों को अक्रिय तत्व भी कहते हैं। एक उदाहरण हीलियम का भी ले सकते हैं और एक उदाहरण नियॉन का भी ले सकते हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे भारी कक्ष को अष्टक कहा जाता है या माना जाता है, क्योंकि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसलिए बाहर का जो सर्किल था उसमें 8 इलेक्ट्रॉन संख्या पूरी हो जाने के कारण ऐसे परमाणु के अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने की क्रिया करता है। अगर 7 होंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, अगर 11 होंगे तो वो 1 इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, देगा तो उस पर आवेश प्लस आ जाएगा, धन आवेश, और वो इलेक्ट्रॉन यदि लेता है तो उस पर ऋण आवेश माइनस का आवेश आ जाएगा। इसी तरह से आयनों का निर्माण भी होता है। तो वो कोशिश क्या करेगा, या तो साझेदारी करने की, बॉन्ड बना के, या किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की, ग्रहण करने की, या यदि उसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो त्याग करने की। तो वो अष्टक का नियम कहलाता है कि वो अपने बाह्यतम कक्ष में मैक्सिमम जितनी उसकी धारिता है उतना इलेक्ट्रॉन रखने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। अतः हम कह सकते हैं कि परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो या स्थानांतरण, स्थानांतरण में ग्रहण भी हो सकता है और त्याग भी हो सकता है, वही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। अगर अपन इसको परिभाषित रूप में लिखे, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम की संयुक्ता की बात करें तो वो 1 है, क्योंकि उसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 1। सोडियम का उदाहरण अभी अपन ने लिया, बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन था जो कि वो त्याग कर देगा, त्याग करने के बाद में ये Na, क्योंकि ये अस्थायी रहेगा, और ये फिर क्या हो जाएगा, स्थायी। स्थायी क्यों हुआ, क्योंकि अब Na+ का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा तो 2,8 कहलाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन उसने त्याग कर दिया, तो ये स्थायी है और ये अस्थायी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपन बात करते हैं परमाणु संख्या की। परमाणु के नाभिक में, नाभिक मतलब जो उसके बिल्कुल सेंटर में प्रोटॉन उपस्थित हैं, और एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही उस पूरे तत्व की परमाणु संख्या कहा जाता है, जिसे अपन अंग्रेजी के लेटर जेड से दर्शाते हैं। न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से दर्शाया जाता है और इससे परमाणु संख्या को कैपिटल जेड से। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या किसके समान होती है, जेड के समान। द्रव्यमान संख्या, परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का योग ही द्रव्यमान कहलाता है, जो कि कहां स्थित होगा, नाभिक, जो कि नाभिक में स्थित होगा, और उसका भार सेंट्रल में होगा, इसलिए उसको द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार भी कहा जा सकता है। अब चूंकि नाभिक में है, इंग्लिश में नाभिक को न्यूक्लियस कहते हैं, तो क्या कहलाएगा, हिंदी का वर्ड न्यूक्लियन भी कह सकते हैं। अगर बात करें उदाहरण लेकर, तो कार्बन का द्रव्यमान 12 होता है, क्योंकि उसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन उपस्थित होंगे, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 12। और इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, कभी भी अपन लिखेंगे तो पहले सी कैपिटल लिखा, यह परमाणु संख्या जो कि 6, और ऊपर परमाणु भार जो कि 12। यहाँ एक उदाहरण नाइट्रोजन का भी लिया गया है। परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन का कितना है, 7, देखिए 7 आ गया, और 14 उसका क्या है, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, वो ऊपर लिखी जाएगी 14। इस तरह से लिखने का क्रम या तरीका रहेगा। अब बात करते हैं समस्थानिक। समस्थानिक क्या होता है, यदि एक ही तत्व है, उनकी परमाणु संख्या तो समान है, ध्यान दीजिएगा, परमाणु संख्या समान है,
लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। तो परमाणु संख्या तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग। इसका क्या मतलब रहा कि उसमें न्यूट्रॉन की संख्या कहीं कम कहीं ज्यादा हो सकती है, एक ही तत्व लेकिन उसमें परमाणु क्रमांक तो समान, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कम या ज्यादा होने के कारण उसका परमाणु द्रव्यमान वेरी कर गया या चेंज हो गया। तो हम कह सकते हैं कि वो आपस में क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाएंगे। जैसे बात करते हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऐसे लिखा गया तो ये कहलाया ट्रोटियम। ड्यूटेरियम में क्या होगा, क्रमांक वही है लेकिन ऊपर 2 आ गया, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, ये कहलाएगा ड्यूटेरियम, जिसको कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगली श्रृंखला में हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक, क्रमांक वही, परमाणु संख्या वही है 1, लेकिन उसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए 2, तो द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई 3। टाइटेनियम, इसको बोल सकते हैं कैपिटल टी से। कभी कभी में अति लघु या लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के रूप में पूछ सकते हैं कि हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिकों के नाम व प्रतीक लिख, तो आप इस तरह से बता सकते। अब यदि क्लोरीन का एक एग्जांपल लें अपन, तो क्लोरीन के भी 2 समस्थानिक 2 रूपों में पाए जाते हैं, जिनका क्रमांक तो सेम है लेकिन उनके परमाणु भार अलग अलग। तो ये कंसेप्ट लेके यदि चलेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, समस्थानिक। अब इन समस्थानिकों का उपयोग क्या है, उपयोग मेडिकल लाइन में ज्यादा है। जैसे फर्स्ट, यूरेनियम एक समस्थानिक है, या यूरेनियम की एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में किस रूप में काम में लाते हैं, ईंधन के रूप में। एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में काम में लाया जाता है, वहां 4 ऑप्शन होंगे या फिलिंग द ब्लैंक्स होगा, तो आप ध्यान रखिएगा आपको क्या भरना है, यूरेनियम। कैंसर के उपचार में डैश समस्थानिक का उपयोग होता है, तो ध्यान रखिएगा कोबाल्ट। घेंगा, घेंगा रोग पहाड़ी इलाकों में ज्यादा पाया जाता है जहां की आयोडीन की कमी होती है नमक में, उसमें क्या होता है, गला काफी भारी होता है, सूज जाता है, तो उसमें कौन से समस्थानिक, आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। कभी कभी प्रश्न आ सकते हैं कि समस्थानिकों के अनुप्रयोग लिखिए इन द ब्लैंक्स में या लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर। समस्थानिक के बाद अपन बात करते हैं समभारिक। जैसा कि आपको नाम से विदित हो रहा है कि समभारिक, सम मतलब समान, भारिक मतलब जिनका भार समान हो, तो वो क्या कहलाएंगे, समभारिक। समस्थानिकों से थोड़ा अलग। तो समभारिक वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या तो क्या है, देखिएगा समान, लेकिन परमाणु संख्या भिन्न है, ये अपोजिट हो गए, विलोम हो गए समस्थानिक के। अब इसको यदि एक उदाहरण के साथ में यदि समझा जाए, कैल्शियम परमाणु संख्या कितनी है 20, आर्गन में प्रोटॉन की संख्या तो भिन्न है, कैल्शियम परमाणु संख्या 20 है और आर्गन की संख्या 18 है। इसमें प्रोटॉन की संख्या तो अलग अलग है परंतु दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या समान। के अंदर परिधि बिंदु, तो अगर आप उदाहरण पे ध्यान देंगे तो देखिए दोनों के द्रव्यमान संख्या समान दिख रही है आपको, 40 40, पर यहाँ कैल्शियम है और यहाँ आर्गन, दोनों के परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं कि समस्थानिक और संभारिक में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको आगे देखते हुए आप स्टडी रखिएगा। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।